तो साहब आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने आज इस रविवार के दिन यहाँ आने का कष्ट किया। और ये हम लोगों ने जो आपको इनवाइट किया उसका मुख्य मकसद ये था कि हमारे इस पल्मोनरी डिजीज फेफड़ों की बीमारियों में न केवल चिकित्सा रोगियों की बल्कि स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन में इस विषय में उनको पढ़ाना, एमडी डीटीसीडी के कोर्स में उनको पढ़ा करके उनको पास करके यहाँ से जाते हैं और देश और विदेश में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे पहुँच गए हैं। टीचिंग और इसके अलावा रिसर्च में भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा और करीब हमने अपने इस जर्नी में लगभग 125 पेपर्स पब्लिश किए होंगे, रिसर्च पेपर्स, जिसमें कि कुछ रिसर्चेज ऐसी थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर उनका बहुत प्रशंसा की गई, जिसमें एक मुख्य रूप से हम लोगों ने रिसर्च की थी एमडीआर टीबी के रोगियों में आइसोनियाजिड एक दवा होती है, उसको हाई डोज में देने की, और वो पब्लिश होकर के WHO ने और इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट लंग डिजीज ने उसको उसी वर्ष अपनी जो एमडीआर टीबी की ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस थी उसमें उसको नहीं, तुम और दवाओं के साथ हाई डोज आइसोनियाजिड वैसे यूज होती है टीबी में प्राइमरी केसेस में, लेकिन इसमें एमडीआर केसेस में हाई डोज में, दुगनी डोज में दे करके, तो हम लोगों ने पाया कि वो दुगनी डोज में जा करके बहुत अच्छा कार्य करती है, एमडीआर के केसेस में मददगार हो जाती है। और अभी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में जो है चली आ रही है, जितना भी सेकंड स्टेज की टीबी का इलाज हो रहा है उसमें अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। एमडीआर के केसेस में सारी गाइडलाइंस जितनी है, चाहे वो इंडियन जो नेशनल प्रोग्राम चल रहा है वो, चाहे वो WHO की गाइडलाइंस हो, चाहे वो इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी की गाइडलाइन हो, या और भी कोई भी गाइडलाइन, सब में उस हमारा रेफरेंस दे करके वो उसको इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा हम लोगों ने IIT के साथ मिल करके एक इनहेल्ड इन टीबी की दवाओं को मुंह से न दे करके, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, इनहेलेशन टेक्निक से भी हम लोगों ने देख किया था। वो भी एक अपने आप में यूनिक वर्क था और वो अभी भी फॉलो किया जा रहा है, रिसर्च स्टेज पे भी चल रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर सक्सेसफुल हो गया तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि बहुत कम डोज में बिना शरीर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव डाले हुए रोगियों का चिकित्सा की जाना संभव होगी। हमने सन 1965 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था और 65 के बाद 69 में MBBS किया, 72 में डिप्लोमा किया, 74 में MD किया, और उसके बाद सौभाग्यवश इसी मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर अपॉइंट हुए। फिर सन 75 में 31 मई को अपराह्न दोपहर को हमने ज्वाइन किया था सन 75 में एज लेक्चरर। तो इफेक्टिव होता है 1 जून से, तभी आज का दिन जो है हमारा 50 साल पूरे होते हैं। तो लेक्चरर, उसके बाद 75 के बाद 80 में रीडर, 90 में प्रोफेसर, और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर प्रॉक्टर का काम, और 2003 में एज प्रिंसिपल कम डीन हमने ज्वाइन किया था, और 2008 में सेवानिवृत्त हुए। इस बीच खाली मेडिकल कॉलेज और कानपुर तक सीमित ना रह करके हमारे नेशनल लेवल पे हमारी जो एसोसिएशंस हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस, इंडियन चेस्ट सोसाइटी और टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सबसे पुरानी बॉडी है ये ट्यूबरकुलोसिस इंडिया, इसके हम प्रेसिडेंट रहे। और हमारे
कार्य को प्रशंसा करते हुए हमको कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नेशनल कॉलेज चेस फिजिशियंस, इंडियन चेस सोसाइटी, यूनाइटेड एकेडमी ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, इनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमको मिला। ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और यूपीटीबी एसोसिएशन ने भी गोल्ड मेडल्स हमको दिए। ये NTEP प्रोग्राम चल रहा है ट्यूबरकुलोसिस का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, उसमें भी हमको लगभग 5 साल पहले सम्मानित किया गया। छत्रपति साहू जी जो CSDM यूनिवर्सिटी में हमारी शिक्षा में योगदान के लिए हमें सम्मानित किया गया। ये यूपी मर्चेंट चैम्बर है, इसने हमको एक्सीलेंस अवार्ड दिया था हमारे कार्य के लिए, और रोटरी फाउंडेशन ने पॉल हैरिस फेलो से हमको सम्मानित किया। इस 50 वर्ष के दौरान हमने अनेकों प्रेस्टिजियस ओरेशन अवार्ड्स, की नोट एड्रेसेस, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अनेक गेस्ट लेक्चर्स भी दिए। सोशल सर्विस में भी ऐसा नहीं हम लोग सीमित रहे मेडिकल कॉलेज या प्रैक्टिस तक, सोशल सर्विस में हम लोगों ने बहुत काम किया। एक हम लोगों ने रोटरी क्लब के साथ में एक मोबाइल प्रोजेक्ट चलाया था, जो कि लगभग 12 साल तक हम लोग गाँव में जा करके लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं, उनकी डायग्नोसिस करना, उनको ट्रीटमेंट देना, जब तक उनका सब कुछ फ्री था। और एक वैन के अंदर सारे इक्विपमेंट्स लगे थे, उसमें एक्सरे लैब और बाकी और फैसिलिटीज़ थी। तो हम लोग गांव-गांव जा करके लोगों को जांच कर उनकी बीमारी पता करने पर उनको टीबी का इलाज हम लोग देते थे उनको। अब से लगभग 13 साल पहले डॉक्टर संदीप हमारे बेटे जो हैं, इन्होंने भी मैसूर मेडिकल कॉलेज से, उसकी सेंटिनरी ईयर चल रहा है आजकल मैसूर मेडिकल कॉलेज का, वहाँ से MBBS और दिल्ली से DNB करके इसी पल्मोनरी डिजीज़ में, और यूरोपियन डिप्लोमा इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन करके हमारे साथ इन्होंने प्रैक्टिस में ज्वाइन किया। और इनका कार्य इंटरवेंशंस पे बहुत है, लाइक ब्रोंकोस्कोपी हुई, थोरेकोस्कोपी हुई, इस तरह के प्रोसीजर्स में इनका बहुत विशेष कार्य है इंटेंसिव केयर के अलावा। और मेडिकल थोरेकोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जो अभी भी कानपुर में कहीं नहीं किया जा रहा है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। दिल्ली वगैरह लोग ही जाते हैं तो वहाँ पर लाख 1.5 लाख रुपये उनका खर्च हो जाता है। हम लोग यहाँ पे 10-15 हज़ार के अंदर उनका थोरेकोस्कोपी को कर देते हैं, और इन्होंने लगभग 2000 से अधिक थोरेकोस्कोपी के केसेस कर डाले। और केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अवय मनोज, डिफरेंट एसोसिएशन, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जो वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें जा करके ये देश के कोने कोने के कई चेस्ट फिजिशियंस को थोरेकोस्कोपी में प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। क्योंकि ILD जो बीमारी होती है उसमें रजिस्ट्री की गई थी इंडिया लेवल पर केसेस की, उसमें हम लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, 1 साल चल रही थी, फिर हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उसमें हम लोग 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पे क्लोज हुए। उन्होंने रजिस्ट्री बंद कर दी। मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सब तरह के लोग थे, करीब 20-30 ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हम लोगों ने 4th नंबर ऑफ केसेस देने हैं। और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोप्सी प्रूवन केसेस जो थे वो हम ही लोग थे। अच्छा। और बहुत से अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स में हम लोगों ने, एक अभी हम लोगों ने रिसर्च की थी IIT के साथ मिल करके, जिसमें उन्होंने बताया कि जो केरोसिन इंडिया में यूज़ होता था एज घरेलू इस्तेमाल में, इसमें कि लाइटिंग के लिए और हीटिंग के लिए पर्पस से, इसके धुआं से इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और ट्यूबरकुलोसिस करने में मदद वो करता है। केसेस जो हिंदुस्तान में ज़्यादा है, उसमें ये भी एक कारण पाया गया। और ये हम लोगों का जो वर्क था IIT के साथ में, ये पब्लिश हुआ था जा करके साइंस रिपोर्ट्स करके एक जर्नल है, जो कि बहुत हाई क्लास जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल है,
और नेचर ग्रुप ऑफ जर्नल जो है उसका एक पार्ट है। हम लोग यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अनेकों जो ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी हुई, मेडिकल थोरेकोस्कोपी हुई, ड्यूल एफ्यूजन हुआ, एडल्ट इम्यूनाइजेशन जो आजकल चल रहा है, पोस्ट कोविड मैनेजमेंट, जो लोगों को कोविड हो चुका है उनका मैनेजमेंट की क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, नेबुलाइजेशन थेरेपी घर आजकल नेबुलाइजेशन दिया जाता है, और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इन सब के ऊपर जो गाइडलाइंस नेशनल लेवल पर डेवलप की गई, उसमें हम लोग सम्मिलित होकर के हम लोगों का योगदान रहा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि कानपुर जब मैंने ज्वाइन किया था सन 75 में मेडिकल कॉलेज, और महेश तो सन 75 में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तब बहुत जस्ट एक बहुत पिछड़ा हुआ सब्जेक्ट माना जाता था, क्योंकि ये होता था कि लोग पूछते थे कि आपने ये डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया। और सबसे एक दिक्कत की बात ये भी थी कि कानपुर शहर में बहुत सीमित साधन थे, रोगियों को उच्च जांचों के लिए कानपुर छोड़ के दिल्ली वगैरह भेजा जाता था। लेकिन लगभग इस दौरान इतना डेवलपमेंट हुआ कानपुर में भी कि अब किसी रोगी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हर कोई भी बीमारी हो उसका यहाँ पर चिकित्सा उपलब्ध है और उसका निदान भी है यहाँ पर। बल्कि चेस्ट सर्जरी के लिए कभी कभी अभी भी जाना पड़ता था, उसके लिए हम लोग ने कोशिश की है कि अब यहाँ पर सर्जन आ करके थोड़ी सी सर्जरी भी कर रहे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया तो सन 75 में तो गवर्नमेंट की फीस 16 रुपये हुआ करती थी, तब समय हम लोग 16 रुपये लेकर के फिर मरीज को देखा करते थे। मीडिया का हमारे साथ हमेशा बहुत सहयोग रहा, बहुत हमारे करियर में, हमारी जर्नी में बहुत योगदान रहा। हम लोग काफ़ी क्लोज संपर्क में हमेशा रहे। इसमें अंजनी जी है, महेश जी हैं, अपने राजेश द्विवेदी है, संजीव हैं, सब लोग जो हैं पुराने से हम लोग बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे, और हमेशा आप लोगों ने सबने बहुत हमको सम्मान दिया और बहुत ज़्यादा हमको हम सब की बात दूसरों तक ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने में बहुत योगदान दिया आप लोगों ने। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आपको सवाल था, 50 साल के सफर में एक अच्छा सा इंसिडेंट कोई बताइए जो मेमोरेबल हो। 50 साल की उम्र बहुत याद। आप मेडिकल कॉलेज के डीन भी रहे, प्रचार भी रहे, तो कोई ऐसी घटना हुआ आपके जीवन में? एक बता दें आपको, हम लोग गांव जाकर हमने बताया, हम लोग कैंप लगाते थे और हफ्ते में 6 दिन हम लोग सर्विस देते थे। तो हम लोग एक जगह कैंप कर रहे थे, बहुत भीड़ थी, तो वहाँ मरीज आए, देखा, हम एक मरीज को बैठे, हमने देखा, अच्छी तरह परीक्षण किया, उसकी दवा ववा सब लिख दी, उसने पर्चा लिया। उसके बाद बोला साहब इस सब तो सब ठीक है, अब हम जाए और जा करके कटिया साहिब को दिखाई दूसरा एक सवाल, अभी ये जो नया वेरिएंट आया है, तो एज ए डॉक्टर आप इसको किस तरह देखते हैं कि आगे कुछ पैनिक हो सकता है, या कंट्रोलेबल है, या बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, क्या है? एक वायरस में एक लैंडशिफ्ट चेंज जब आता है, जब उसके सारे एंटीजन चेंज हो जाते हैं, तब जितनी तरीके से आपको इफेक्ट करता है उतना 1-2 एंटीजन चेंज से नहीं करता है वो। तो जब तक उसमें लैंडस्केप चेंज ना आए तब तक वो आपकी बॉडी को इतनी तेजी से इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो माइनर वेरिएशन तो हर 6 महीने में उसमें आते रहते हैं। हर वायरस अपने आप से बदल के ही आता है, तभी आपको इन्फेक्शन कर पाता है। रिपोर्ट्स आ रही कि मोर देन 4000 केसेस have been reported. 4000 आप 140 करोड़ की आबादी में
4,000 कोई, जब कोविड का मामला होता है तो थोड़ा गंभीरता है। हाँ ठीक बात है, लेकिन पहली बार वायरस आया था, रोटेट हुआ था जो, इस वजह से इतना ज्यादा उसने इफेक्ट किया सबको। अब जब सब में एक बार घूम गया है वायरस और उसमें अगर थोड़े थोड़े चेंज करके आता रहता है तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो बेसिक इम्यूनिटी हमारे शरीर में आ गई एक वायरस, उस वायरस की वजह से अगर उसमें थोड़ा भी वेरिएशन भी होगा तो भी हमारी इम्यूनिटी उसको ओवरकम कर लेगी। जैसा बताया उन्होंने कि जब तक टोटल चेंज ना हो जाए बैक्टीरिया वायरस, तब हमारी इम्यूनिटी काम नहीं आएगी। फिर भी प्रिकॉशन का लिए जाते हैं, जैसे पहले जैसे मास्क मास्क देखिए हमेशा पहनना ही चाहिएगा, वो खांसी जुकाम है। अब ये है कि जो सेंसिटिव लोग हैं और जैसे कि प्रिकॉशंस लाइक बहुत भीड़ भाड़ की जगह में जब जाए तो जो एल्डरली पीपल हैं, प्रेग्नेंट लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके लिए प्रिकॉशंस की, या जिनको बीमारियां फेफड़े जिनके कमज़ोर हैं या और डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, इनको प्रिकॉशंस थोड़ा लेने की जरूरत है। आम जनता को अभी कोई प्रिकॉशन नहीं कि आप मास्क लगा करके घूम रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, अभी ऐसी कोई वो नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अभी तो निडर रही है। और आप ये भी देखो कि अगर हम लोग हिंदुस्तान में बॉडी जिस कंडीशन में रहते हैं, बॉडी रेजिस्टेंस इतनी अच्छी हो जाती है कि कोई चीज जल्दी असर करती है। बल्कि एक इसमें हम लोग अस्थमा के रोगियों में एक थ्योरी है, हाइजीन थ्योरी, कि जो लोग अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और जो गंदे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो जो अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं उनको अस्थमा ज़्यादा होता है और जो गंदे एटमॉस्फेयर में रहते हैं उनको अस्थमा की बीमारी कम होती है। उसकी वजह कि आपको इतनी छोटी छोटी मात्रा में चीज़ें मिलती रहती हैं, इन्फेक्शन मिलते रहते हैं कि बॉडी में रेजिस्टेंस कुछ लड़ने की क्षमता आ जाती है। कुछ मरीजों से हम लोग तो ये कहते हैं कई बार कि तुम बच्चे कैसे रहेगा, इतना पस भरा हुआ है, आधा 1 लीटर पस भर के आते हैं और टहल रहे हो तो इतना पस लिए हो महीनों से। ये नहीं कि वो 2 दिन पुराना है, महीनों से लेके टहल रहे होते हैं। एक पेशेंट आया तो उसके 1 साल पहले पूरा पस भर गया था फेफड़े में और वो 1 साल से टहल रहा था उसको लेके। तो जब फाइनली ट्यूब पड़ी इतना गाढ़ा था कि टूथपेस्ट निकल रहा हुआ। तो बहुत रेजिस्टेंट पॉपुलेशन है हम लोगों को। इंडिया में बॉडी की रेजिस्टेंस जो है खाने पीने से तो कमज़ोर है, न्यूट्रिशनली वीक है, लेकिन इतने इन्फेक्शंस वगैरह मिलते रहते हैं कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंटीबॉडीज जो होते हैं बॉडी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। हम लोग नए ड्रग ट्रायल्स भी कर रहे हैं इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ। हम लोग के सेंटर एक आपको बताना चाहेंगे, बता रहे थे डॉक्टर संदीप की नई ड्रग्स जो आजकल आ रही है, आने वाली बीमारियों जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, उसकी नई ड्रग्स हम लोग के पास आ रही है ट्रायल्स, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये तो उन्होंने दो लंग ट्रायल्स किए हैं फेफड़े से खोलने वाले मरीज में, ILDs में, जो कि अभी तक आज तक कोई भी दवा ऐसी मार्केट में नहीं है जो कि आपके लंग फंक्शन को बचा पाए या इम्प्रूव कर पाए। सब में डिक्लाइन स्लो करने वाली प्रोबेबिलिटी है बस, कि वो रुकेगा भी नहीं, घटेगा लेकिन धीमे धीमे घटेगा। लेकिन हम लोग 2 लंग ट्रायल्स किए हैं जिसमें कि पेशेंट्स के लंग फंक्शन इम्प्रूव होने लगा। तो आगे फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। उसमें हम लोग हाईएस्ट रिक्रूटर भी रहे ट्रायल्स में, सबसे ज्यादा मरीज हम ही लोग थे उसमें रहे ट्रायल। स्वीडन की एक दवा थी जो फॉर ट्रायल हम लोग के पास आई थी, उसको हम लोग ने इस्तेमाल किया। इसके अलावा और जो नई दवा अभी नहीं है, मतलब बल्क मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, अभी ट्रायल फेज में ही है इनके, मतलब छोटे छोटे ट्रायल्स से ही। अब इनका फेज 3 ट्रायल शुरू हो रहा है, एक का शुरू हो गया, एक का शुरू होने जा रहा है। तो जब फेज 3 का डेटा आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इनको अप्रूवल मिल जाएगा। तो उससे जितने हम लोग जो लंग फाइब्रोसिस वाले केसेस हैं उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। और कुछ अब नई दवाइयाँ आ रही हैं इंटरनेशनल कंपनीज की, रॉश हो गया, GSK हो गया, सनोफी हो गया, इनके हम लोग ट्रायल्स कर रहे हैं जिसमें कि सांस के मरीजों में कर रहे हैं जो कि अनकंट्रोल अस्थमा या अनकंट्रोल COPD के पेशेंट्स रहते हैं, जिनमें आप सब कुछ दे रहे हैं फिर भी उनकी सांस फूलने या ऑक्सीजन पे आ गई। तो इनमें इंजेक्शन लग रहे हैं, इतना अच्छा सुधार है कि वो पेशेंट्स हम लोग को शक्ल देखने नहीं आते। मतलब एक 1.5 साल हो गया है
और सिर्फ वो उन दवाइयों से बिल्कुल सही चल रहे। तो नए नए एंटीबॉडीज बनाई जा रही, नई नई दवाइयाँ बनाई जा रही हैं जिससे कि फेफड़े में और सुधार रहे। तो फ्यूचर इन्हीं दवाइयों का है। मतलब कई हमारे नोन लोग ये हैं कि एक दो दवाइयाँ मार्केट में बाहर भी गई, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हर कोई उसको नहीं लगा पाता। 40 हज़ार का एक इंजेक्शन पड़ जाता है, संभव नहीं हर एक के लिए लगा पाना। इंश्योरेंस में या फिर आप बहुत वेल ऑफ हो तो कुछ पेशेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल पॉपुलेशन में भी अभी तो, जिनमें कि अनकंट्रोल्ड रहती थी सांसों, एस्मा कंट्रोल नहीं रहता था, तो उनमें भी एस्मा बिल्कुल कंट्रोल आ गया है। 6-6, 8-8 महीने, 10-10 महीने तक उनकी सांस उखड़ना बंद हो गया। मतलब जो एक कहावत थी कि दमा दम के साथ जाता है, हाँ, अब वो चीज़ उठलाई जा सकता है। हाँ, अब वो चीज़ नहीं रही। वो चीज खत्म हो गया। बहुत अच्छी। मतलब वो इंजेक्शन लगवाते हैं और पूरा महीना उनका बिल्कुल फर्स्ट क्लास भी। लंग ट्रांसप्लांट लंग ट्रांसप्लांट भी शुरू हुआ है और इंडिया में कई सेंटर्स में किया जा रहा है। रिजल्ट्स उसके ठीक ठीक आ रहे हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ जो नई दवाइयाँ आ रही है प्रॉपर्ली लंग ट्रांसप्लांट को खत्म कर देंगे आगे आने वाले समय में। क्योंकि कभी भी IPF का पेशेंट इतना सुधार लेके नहीं आता था कि वो अपना कभी काम कर पाए, हमेशा खराबी मिलता था हर बार। अब इन ट्रायल्स के थ्रू अब जाके अपने खेत में काम भी कर पा रहा था, इतना सुधार आ गया था। तो नई नई दवाइयाँ आ रही जिनमें कि अब आगे फ्यूचर जो है बीमारियों का बहुत बेटर हो जाना चाहिए। हमने कई फेजेस देखे बीमारियों को 50 साल में। एक आप TB का मर्ज लें कोई वैसी दवा नहीं आई थी तो मार्केट केवल 3 दवाएं हुआ करती थी में, सुधार आया है। TB की। उसमें एक स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, एक आइसोनियाजिड गोली और एक दवा चावल के दानों की होती थी ये 3 दवाएं होती थी, इनसे सब रोगियों का इलाज होता था और इनके द्वारा भी हम लोग रोगियों को ठीक कर ले आते थे। लेकिन फिर 65 के बाद 75 के बाद लगभग सन 86 के लगभग में आकर के 2 दवाएं नहीं आई, रिफैम्पिसिन और इथेम्बिटोल, 2 नई दवाएं आई। और अब पिछले 4-5 साल में और भी कई दवाएं नहीं, क्योंकि TB में ड्रग रेजिस्टेंस मतलब रोगी में प्रतिरोधक क्षमता इस जीवाणु के खिलाफ डेवलप हो जाती, तो वो मरता नहीं आम दवाओं से। तो ड्रग रेजिस्टेंट TB कहते हैं, MDR और XDR TB। उनकी चिकित्सा के लिए कोई उचित दवाएं नहीं है, लेकिन अब आने वाले समय में जब समय आ रहा है उसमें नई नई दवाएं आ गई हैं। कारण क्या था कि TB की बीमारी गरीबों को होती है, हार्ट डिजीज हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुआ और तमाम साइकिल दिमाग की बीमारियां ये अमीरों हुआ करती हैं। और TB का इलाज सीमित कि इतने साल से बाद ठीक हो जाएगा, ठीक से इलाज होगा। लेकिन जिसको डायबिटीज होगी, जिसको हार्ट डिजीज होगी, जिसको और साइकेट्री बीमारी होगी, वो आजीवन दवा खाता रहता है। तो दवा कंपनियां ज़्यादातर जो रिसर्च करती हैं ऐसी दवाओं करती हैं जिसमें उनको आर्थिक लाभ मिल सके। TB के ऊपर आखिरी जो सन 44 में आई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सन 52 में आई थी आइसोनियाजिड और सन 52 के बाद लगभग 55 में आई थी, 52 के आसपास आई थी, पास आई थी। उसके बाद से पास 55 सन 55 से लेकर के और 75-85 तक कोई 20 साल तक कोई नई दवा नहीं आई कि दवाओं का असर खत्म हो जाए उसको दी जा सके। तो अब इधर रिसर्च जब WHO ने भी ध्यान दिया, लोगों ने ध्यान दिया, इतना ज़्यादा ट्रेवल वगैरह बढ़ गया है कि अगर एक क्षेत्र में बीमारी ज़्यादा होगी तो दूसरे में भी, जैसे कोविड देख लीजिए, चाइना से शुरू हुआ पूरे विश्व में फैल गया। ऐसे ही अगर ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर नियंत्रण नहीं किया गया तो जिन देशों में ज़्यादा है वो देशों से रोगी ट्रैवल तो करते ही हैं, बहुत ट्रैवल बढ़ रहा है तो दूसरे देशों में जा करके बीमारियां फैलाएंगे। तो ये चीज़ WHO वगैरह के दिमाग साल के दौर में भारत ही नहीं दुनिया
बहुत विकास की गति बहुत तेज है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, चांद तक पहुँच गए, मंगल ग्रह पहुँच गए। ऐसे में बीमारियों ने भी अपना रूप बदला। लोगों में पहले 50 साल पहले की बात करते हैं तो शुगर और डायबिटीज के शुगर और हार्ट के पेशेंट शायद ही कभी मिलते हैं, और आज हर तीसरा आदमी, हर दूसरा आदमी कहीं ना कहीं। तो ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति कैसे सजग रखें और उनको सचेत करें, कैसे क्या किया जा सकता है, कहाँ आज भी काम करने की जरूरत है। जो एक धीमे धीमे अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का ट्रेंड आने लग गया है। हर चीज आदमी जो है टिन की या एक कंपनी बेची हुई खाना चाहता है, उसकी जो ट्रेंड जा रहा है ये बहुत खराब ट्रेंड आगे बढ़ रहा है। और धीमे धीमे माइक्रो प्लास्टिक्स जिसे कहते हैं, जो कि आपके ब्लड में भी मिलती है, वो चीज़ सब्जियों तक पहुंचने लग गई है। तो एक सब्जी जो कि बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, मतलब उसमें पहले से पेस्टिसाइड का ही रोना रहता था, सब्जी या फल कह लीजिए, फल या सब्जी पहले से पेस्टिसाइड रहती थी, अब उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक अंदर होने लग गई है। तो वो जो अंदर से न्यूट्रिएंट्स दे रहा है जमीन में, प्लास्टिक इतनी पहुंच गई है अंदर कि वो प्लास्टिक ही फल सब्जी के अंदर जाने लग गई है। तो जब उसको आप खाते हो तो आपके अंदर प्लास्टिक चली जाती है, और इवन आपकी ब्लड वेसल्स में प्लास्टिक होने लग गई है। तो ये सब ऐसी चीज़ें जो कि एक कॉन्स्टेंट चेंज हम लोग की लाइफ में हो रहा है। पेस्टिसाइड, हर खाने में पेस्टिसाइड होती है, हर सब्जी में बड़ी पेस्टिसाइड होती है, केमिकल्स का यूज इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी पीछे आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि ये जो कश्मीर की बेल्ट है जहाँ पे सिर्फ सेब होते थे, सेबों के ऑर्चर्ड के जो ओनर्स हैं उन सब में ब्रेन ट्यूमर बहुत बढ़ने लगे हैं। इतना ज़्यादा वो लोग केमिकल का प्रयोग करने लगे हैं, इतना ज़्यादा स्प्रे करते हैं कि उसको हम कीटाणु ना लग जाए फल पे, तो उसका केमिकल जिसे प्रोडक्शन ज्यादा हो, आपको नुकसान हो रहा है इसका मतलब नहीं, लेकिन तो वो उनका केमिकल्स देखने में सुंदर हो, और इतना ज्यादा केमिकल्स का यूज होने लगे, ग्राउंड वाटर लेवल में केमिकल्स ही केमिकल्स हो गए, तो उससे कैंसर की प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़ गई है। और यही सब चीजें जो हमारे शरीर पर इतना दुष्प्रभाव डालने लगी हैं कि आपकी बॉडी उसको उससे रिएक्ट करके ये सब बीमारियां ही बनाने लगी। सब्जियों में प्लास्टिक आईआरडी के कहीं ग्लूकोज क्रॉस नहीं क्या कॉज नहीं, आईआरडी के जो मामले बढ़ रहे हैं, आईआरडी माइक्रोप्लास्टिक से रिलेटेड नहीं, पोल्यूशन ज्यादा रिलेटेड है। जो पोल्यूशन हमारा सीधे सीधे लंग में चला जाता है, धूल मट्टी धुआं कार्सिनोजन वगैरह इतने तरीके के लंग में जाते हैं। फेफड़े काम हाँ, तो प्रश्न क्या, जागरूकता की जरूरत है, लोगों को कहाँ जागरूक। कमी रह रही है, कहाँ अभी काम करने की और जरूरत है। दौड़ देखिए, आदमी फंसा हुआ है दौड़ में कि कैसे प्रोग्रेस करे, कैसे पैसा कमाए और उसका कैसे उपयोग करेगा, इसके बारे में अपने इंडियन कल्चर में एक चीज पाई जाती है, अमूमन सभी लोगों में है, कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करते हैं। आज कोई दिक्कत आई है, चलो देख लेंगे, देखते 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 वो महीनों हो जाता है। आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जिन्होंने महीनों बीमारी को एक पाल रखा, और वो जाकर के जब दिक्कत बढ़ने लगी, उनके कंट्रोल से बाहर हुई, तब आपके पास गए। ऐसे आपके पास मरीज आते होंगे। तो ऐसे में इलाज करने की स्थिति में तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये चीजें लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत हों? अमिताभ बच्चन चिल्लाते चिल्लाते खत्म हो जाएंगे कि 2 हफ्ते बीमारी और जांच है जरूरी। कोई उसको सुनना ही नहीं चाहता इस चीज को। 2 हफ्ते से खांसी अगर आ रही है तो भी आदमी अपनी जांच नहीं कराएगा, पहले मेडिकल स्टोर जाएगा, पहले काढ़ा पिएगा, मेडिकल स्टोर से कुछ सिरप लेगा। जब उसे लगेगा 2-3 महीने बीत गए फिर भी सुधार नहीं आया, तब वो 2 हफ्ते हो जाए, 2 महीने में आता है। जैसे अभी आपने कहा था कि टीबी तो एक समय था कि गरीबों की बीमारी था, कुछ समय से देख रहे हैं हाई क्लास में भी जो मतलब पोषण की जिनमें कमी ही नहीं है वो अच्छा खा रहा है, उसके बाद भी उनमें पा रहा है। देखिए कि लोअर क्लास में इसलिए ज़्यादा होती है कि उनका न्यूट्रिशन कम होने से बॉडी रेजिस्टेंस लो होती है, होस्ट रेजिस्टेंस कम होता है। उनका जो रहन सहन है, एक कमरा है छोटा सा, उसमें कोई लाइट नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो जब आदमी खांसता है, एक टीबी का बीमार रोगी है, जब खांसेगा तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया निकलते हैं। सनलाइट उनको तुरंत खत्म कर देती है, और वहाँ सनलाइट आ नहीं रही कमरे में, और हवा का प्रवाह नहीं है, बंद है, क्लोज सर्किट है। तो बैक्टीरिया का सर्वाइवल जो है
वो बहुत ज़्यादा देर तक हवा में उसको कहते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं कि हवा में कणों के रूप में फ्लोट करता रहता है, बीमारी पैदा कर देता है। कितने घंटे तक का इसका बैक्टीरिया हवा में कुछ ऐसा कुछ है? अगर धूप में जाए तो कुछ मिनटों में ही मर जाएगा। धूप में अगर बंद कमरे में या बंद जैसे कमरे में अच्छी कंडीशन में घंटों के लिए भी वो घंटों रहता है। बंद कमरे में टीबी का बैक्टीरिया घंटों अब जो आपने सवाल किया कि कैसे ऊंचे वर्ग में पहुंच रही है, अब ये जो केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हैं, जब तक उनकी चिकित्सा ना हो तब तक वो इन्फेक्टिव होते हैं, मतलब दूसरों को बीमारी फैला रहे हैं। लेकिन जब ये रोगी किसी आपके संपर्क में आ जाएगा, आप गाड़ी में बैठे, एयर कंडीशन गाड़ी में आपका ड्राइवर है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है, आपको नहीं मालूम। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ वेटर है, कुक है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है। जो काम करने वाली यूनिट्स हैं, आपका रिक्शा चला रहा है आदमी, आप पीछे बैठे हुए उसमें, वो खांस रहा है तो आप बैक्टीरिया आपके पास आ रहा है। आप हाँ, घर वाले कर्मचारी हुए, स्कूल के टीचर्स हुए, यानी सबसे मुश्किल तो बात ये है, टीचर में अगर ट्यूबरकुलोसिस है, 30 बच्चे उस क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो फैला रहा है, बच्चों को फैला रहा है। तो इस तरह से बीमारी जो है वो स्प्रेड तो करेगी। ये ज़रूर है कि उनकी खान पान अच्छा होने की वजह से उनकी रेजिस्टेंस थोड़ी अच्छी है, तो अगर 100 गरीबों में इन्फेक्शन पहुंचेगा तो उसमें मान लीजिए 30 में हो जाता है, तो यहाँ 10 में होगा, तो कम होगा लेकिन होगा तो है ही है। तो ये कारण है कि हमको सोर्स ख़त्म करना पड़ेगा, और जब तक ये सोर्सेज रहेंगे, हम कहीं किसी आइसोलेटेड उसमें एटमॉस्फेयर तो रहते नहीं। हमारा सांस तो सब कॉमन ही है, कॉमन। आप जो सांस ले रहे हो हम सांस ले रहे हैं, जब आप सांस ले रहे हो उसके अंदर गड़बड़ जा रही है तो बीमारी तो होनी है।